Hello, my dear student. So today I am going to start a very interesting topic that is called center of mass. Okay, तो तुम्हारा चैप्टर का नाम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जो मैंने कल स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जो तुमको डे टू डे लाइफ में तुमको रियलाइज होगा और तुम इसको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, इसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज क्या पढ़ाई करने वाले हैं, पहले तो हम सीखेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास फॉर 3 पार्टिकल्स, देन उसके बाद हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। ओके, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं दो चीज़ों का, एक तो दो पार्टिकल्स का हम सेंटर ऑफ मास निकलता है। फर्स्ट पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम, दो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकलते हैं। ठीक है, तो पहला सिस्टम हम बोलेंगे डिस्क्रीट सिस्टम एंड दूसरा सिस्टम होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ओके, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। आई होप तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो टॉपिक का नाम देख लो, सेंटर ऑफ मास, और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, चाहे वो असम बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, ठीक है, नीट एग्जाम हो, जेडब्ल्यू एग्जाम हो, उसके लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलो देखते सेंटर ऑफ मास किसको बोलते। देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, किसी एक पॉइंट को सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं। ओके, वी कैन से एनी पॉइंट एज ए सेंटर ऑफ मास व्हेन ऑल द मासेस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं जो उस ऑब्जेक्ट का सारा मास, कंप्लीट मास उस पॉइंट पर समा हुआ रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होके रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन। ओके, I am taking this example for this pen. I am taking this example for this pen. ठीक है, यह पेन के लिए for this pen I am taking one example। देखो, इस पेन के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? एग्जैक्टली मिडिल पे है क्या? एग्जैक्टली मिडिल पे है? नहीं है। एग्जैक्टली मिडिल पे सेंटर ऑफ मास नहीं है फॉर दिस पेन। क्यों सर? क्योंकि सर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मास ज्यादा है। ठीक है, तो देखो मिडिल में रखेंगे तो ये क्या होगा? गिर जाएगा। मिडिल में रखेंगे तो होगा क्या? मिडिल में अगर इसको हम प्लेस करते तो देखो गिरता है। ठीक है, मिडिल में और नहीं होता, मिडिल में गिर जाता है, लेकिन वन थोड़ा लेफ्ट में साइड में रखने से होता है सेंटर ऑफ मास। देखो, क्योंकि लेफ्ट साइड में उसका जो ओपनर है उसका वेट और उसका कंप्लीट वेट, लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट वेट थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसकी वजह से देखो तुम्हारा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है, सेंटर ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं? जो कोई भी वो ऑब्जेक्ट का वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये सारा मास समा हुआ है, कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। ओके, तो देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास, कोई भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक पॉइंट होता है। कोई भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर? एक पॉइंट होता है। कोई भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक पॉइंट होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। जहां पर तुम्हारा क्या होता है? होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, बॉडी का कंप्लीट मास यहाँ पे मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेट मतलब बॉडी का कंप्लीट मास समा हुआ रहता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर आई हैव टेकन वन एग्जांपल। ओके, एक एग्जांपल लिया। देखो, एग्जांपल के विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम थोड़ा आइडिया लगाएंगे सेंटर ऑफ मास कैसे होगा। ठीक है, दिस इज ए हैमर। ये क्या होता है? दिस इज ए हैमर। ये क्या होता है? ये हैमर है। ठीक है, हैमर का देखो मिडिल में जो डॉट दिया है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। हैमर का जो मिडिल में डॉट दिया है इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, हैमर का जो डॉट दिया है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। ठीक है, और हैमर में जो मिडिल पॉइंट है उसको हमने नाम दिया क्या? सेंटर ऑफ मास दिया। किसका नाम दिया इसमें? देखो, सेंटर ऑफ मास इसका नाम दिया। ठीक है, ओके, हैमर में जो मिडिल पॉइंट है उसको हम सेंटर ऑफ मास नाम दिया है। या मतलब इस हैमर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? मिडिल पे। इस हैमर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? मिडिल पे। सबको पता है
because this hammer is what, this part is what, this part is iron, ये आयरन का होता है, और this part and this part is wood, तो wood का weight, wood का weight, the weight of the wood is less than the weight of the iron, wood का वेट लेस होता है आयरन का वेट से, जिसके वजह से सेंटर ऑफ मास राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, मतलब सेंटर ऑफ मास आयरन पे मिलता है, आयरन पे होता है सेंटर ऑफ मास, वुड पे नहीं होता, सबको पता है। तुम लोग घर पे एक बार हैमर को लेके टेस्ट करके चेक करके देख लेना, हैमर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, सबको पता है, ठीक है। हैमर मतलब जो हाथुरा हम बोलते हैं, हाथुरा ना, उस हाथुरा के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। हाथुरा का हैमर का सेंटर ऑफ मास आयरन में जो लगा रहता है ऊपर में, इसको हम आयरन बोलते हैं, आयरन से बनता है ना ये, इसका मिडिल में होता है, ठीक है। तो देखो मैं पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ, इस हैमर का एक लाइन ऑफ एक्शन है जो मिडिल में जा रहा है, ठीक है, मिडिल में इसका लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। अगर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, अगर हमने फोर्स लगाया कहाँ पर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द हैमर, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड, if a force is applied along the line of action of the hammer, that is along the center of mass of the hammer, if a force is applied along the line of action of the center of mass of hammer, then the hammer will move along a straight line, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो क्या बोला, अगर हैमर का लाइन ऑफ एक्शन जो है उसके ऊपर हम फोर्स लगाए और लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है कि नहीं, लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। जो हैमर का लाइन ऑफ एक्शन है वो अगर सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है और हम हैमर पे अगर फोर्स लगाए तो हैमर हमारा कैसा मूव करेगा, हैमर विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। कॉन्सेप्ट टू बी नोटेड, ओके, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, ओके, ठीक है। हैमर कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन को भी देखो। फॉर एग्जांपल मैं आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, ओके, इसको तुम हैमर मान लो, ओके, इसको अगर हैमर मान लिया, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर है, इसका अगर इसको मैंने हैमर मान लिया, इसका लाइन ऑफ एक्शन मिडिल पे है कि नहीं, मिडिल पे है कि नहीं, सो मैंने अगर मिडिल पे फोर्स लगाया, अगर मैंने उसका मिडिल पे फोर्स लगाया तो देखो वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कि नहीं, कहाँ मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, ओके, गॉट इट। ये था हमारा नंबर 1 एक एग्जाम, एक मैंने कंडीशन लिया, केस लिया बोल सकते हो, ये नंबर 1 केस नंबर 1, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 क्या समझाया, देखो मैं थोड़ा उसको सेपरेट करता हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना है। केस नंबर 2 में क्या समझाया, देखो केस नंबर 2 में क्या समझाया गया, केस नंबर 2 में समझाया गया क्या समझाया गया, देखो केस नंबर 2 में यह बोला, अगर ये हैमर है ना, ये हैमर का लाइन ऑफ एक्शन मिडिल में है, हैमर का लाइन ऑफ एक्शन मिडिल में, ठीक है। अगर हम फोर्स लगाते हैं जो लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, अगर हम फोर्स वहां पर ना लगा रहे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन से जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, अगर हम फोर्स वहां पर ना लगाए, ठीक है, तो हैमर का मूवमेंट कैसा होगा, देखो तो हैमर क्या करेगा, अगर हमने फोर्स यहाँ पर लगाया, ठीक है, अगर हमने फोर्स इस साइड पे लगाया, ठीक है, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, जो हम ऐसा एक फोर्स अप्लाइड अलोंग है, उस लाइन पर फोर्स लगाएंगे जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। हम अभी फोर्स लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लगाएंगे, मतलब हम फोर्स अभी उस पॉइंट पर लगाएंगे जो पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन से पास नहीं हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो वहां पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो देखो ये क्या होता है, हैमर स्ट्रेट लाइन में मूव ना आके ये रोटेशन पकड़ लेता है, कैसा होता है, रोटेट हो जाता है, हैमर क्या होता है, रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने फोर्स लगाया थोड़ा, तो इसका पोजीशन रोटेट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसका पोजीशन थोड़ा मैंने इसको सीधा लिखना था, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। अगर इस पे यहाँ पर फोर्स लगाए तो इधर और शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर में अपवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो और थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाए तो लाइन ऑफ एक्शन से भी सीधा हो गया, मतलब बराबर हो गया, लाइन ऑफ एक्शन में वो बराबर हो गया। और नेक्स्ट अभी और थोड़ा फोर्स लगाते तो लाइन ऑफ एक्शन को भी वो क्रॉस कर लेता है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट हमको क्या समझा रहा है, ये पॉइंट ये समझ रहा है, व्हेन ए फोर्स आर इज अप्लाइड अलोंग ए लाइन नॉट पासिंग, में इसको लिख के देता हूँ, व्हेन ए फोर्स आर इज applied, when a force r is applied along a line not passing, along a line not
पासिंग along line not passing through its center of mass, जो center of mass से पास नहीं हो रहा है, not passing through its center of mass, not passing through its center of mass. Then the hammer rotates about its center of mass, then the hammer rotates about its center of mass, then the hammer rotates about its center of mass, about its center of mass. Okay, then the hammer will rotate about its center of mass. तो क्या बोला देखो, when a force R is applied, जब हम force R अप्लाई करेंगे along a line not passing through its center of mass, ऐसा लाइन पर अप्लाई करेंगे जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, हम फोर्स उस पॉइंट पर लगाएंगे जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, then the hammer rotates about its center of mass, तो हैमर सेंटर ऑफ मास के तरफ रोटेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो हैमर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास तो सर यहाँ पर है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास है कि नहीं, इसका भी यहाँ पर है, हैमर के मिडिल में है सेंटर, ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टू द पॉइंट क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेशन हो रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा कब, जब हमारा फोर्स अप्लाइड होगा, कहां पर होगा, ऐसा एक लाइन पर जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, यही था हमारा मेन कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का। पहले तो हमको सेंटर ऑफ मास का मीनिंग डेफिनेशन क्लियर हुआ, क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पर बोलते हैं जिस पॉइंट पर कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेट होता है, जिस पॉइंट पर कंप्लीट मास कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी बॉडी का, जिस पॉइंट पर कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट पर कंप्लीट उसका मास समा रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है जिस पॉइंट पर कंप्लीट मास, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ओके, इज इट क्लियर, ठीक है, तो इसका दो केस था, कंडीशन था। अभी हम नेक्स्ट अभी देखेंगे सेंटर ऑफ मास का कौन सा क्या क्या केस हो सकता है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का कितना पार्टिकल का निकाल सकते हो, ठीक है, और हमारा मेन तो होगा तुम्हारा, अभी देखो मैं अभी एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम फॉलोइंग योर एनसीईआरटी सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन एबल टू रिलेट। ओके, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो क्लास 12 का 11 का स्टूडेंट हो, तो एनसीईआरटी अगर उसके पास है तो मेरे नोट्स से रिलेट कर पाएगा। ऐसा नहीं सर आप नोट्स कहाँ से दे रहे हैं, हमको तो नोट्स समझ में नहीं आ रहा है और ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तुमको मेरा नोट्स एनसीईआरटी तुम ओपन करो, उसमें मिल जाएगा, ठीक है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई एम फॉलोइंग द एनसीईआरटी। तो देखो सेंटर ऑफ मास हमारा दो तरीका होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक तो हमारा डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होता है, डिस्क्रीट सिस्टम, एक तो हमारा डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होगा और दूसरा होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ओके, सेंटर ऑफ मास हमारा दो सिस्टम के लिए हो सकता है, नंबर 1 इज डिस्क्रीट सिस्टम एंड नंबर 2 इज कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ओके, नाउ इन टुडेस क्लास, आज का क्लास में हम डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है, एंड टुमारो वी विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स, पहले हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स। ओके, इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ C1, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स, ठीक है, टू पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो टू पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो एनसीईआरटी तुम ओपन करके बैठो, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। देखो हमने सपोज यहाँ पे M1 मास लिया, यहाँ पे हमने M2 मास लिया, ठीक है, M1 तक इसका डिस्टेंस सपोज हमने क्या लिया है, इसका डिस्टेंस x1 लिया है, और M2 तक इसका डिस्टेंस कितना लिया, x2 लिया, कहाँ से, ओ पॉइंट से, ये सपोज y ले लो, ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन से M1 का डिस्टेंस x1 लिया और ओरिजिन से M2 तक डिस्टेंस x2 लिया, तो बेटा टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस मिडिल पर होगा, ठीक है, टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस मिडिल पर होगा, तो इसको हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे x बोलेंगे, ठीक है, इसको हम नाम देंगे x। ओके, इसको हम नाम देंगे x नाम देंगे, ठीक है, इसको हम नाम क्या देंगे, x नाम देंगे। ओके, इसको हम नाम देंगे x, मिडिल पे होगा क्या, चलो होगा, ठीक है। ओके,
नाउ उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते क्योंकि एग्जाम में तुमको नोट्स लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर एग्जाम में आए तो कैसे लिखोगे, देखो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट मी स्टार्ट। लेट एक्स लिखो, लेट m1 एंड m2, लेट m1 and m2 be respectively the mass of the two particles, be respectively the mass of the two particles। ओके, दो पार्टिकल्स का मास है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज डेट। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, देखे सेंटर ऑफ मास अभी कहाँ पर है, इस पॉइंट को हम सी नाम देते, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज डेट पॉइंट ऑफ द सिस्टम is that point, the center of mass of the system is that point C पे है, which is at a distance x, which is at a distance x from center O। देखो सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स के लिए, और एक ये कौन सा पार्टिकल्स है, ये डिस्क्रीट है। ये क्या पार्टिकल है, ये डिस्क्रीट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम स्टडी कर रहे हैं हम, लिखना नंबर 1 डिस्क्रीट सिस्टम के लिए स्टडी कर रहे हैं, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लेट m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली बी द मास ऑफ द टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स का मास है, और उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज दैट पॉइंट सी, कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है, और सी कहाँ पर है, व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ओ एक्स, व्हिच इज एट ए डिस्टेंस एक्स, कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर। ओके, नाउ द सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल्स, इसको लिखते हैं हम। x is given by लिखो, x from center O is given by इसको हम इसे लिखते हैं x equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। सिंस ये हमको सिर्फ दो पार्टिकल के लिए निकल रहे, where x can be regarded as the, x को क्या बोला, where x can be regarded as the mass weighted mean of x1 and x2, regarded as the mass weighted mean as the mass weighted mean of x1 and x2 ओके। नाउ स्पेशल केस देखते हैं, मतलब मैंने क्या लिखा, देखो x हमारा सेंटर ऑफ मास है, क्या है, x है, सेंटर ऑफ मास क्या है, x है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस x2। सर ये फॉर्मूला हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे याद रखें, ठीक है। मैं एक केस लेता, स्पेशल केस लेता हूँ, उसके थ्रू से तुमको मैं समझ रहा हूँ। स्पेशल केस, ये केस से तुमको समझ में आ जाएगा, सर यस दिस इज द राइट फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास मैं लिखता हूँ, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, मतलब मैंने क्या लिखा, सपोज m1 का मास और m2 का मास दोनों बराबर है, और दोनों किसका बराबर है, m का बराबर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, देखो x इक्वल टू m1 x1 मतलब m x1 और m2 x2 मतलब m x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मतलब m प्लस m। तो क्या आ गया, देखो ऊपर से m कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2m। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, सर क्या दिखाई दे रहा है, ये से हमको दिखाई दे रहा है, सर mm कैंसिल हो जा रहा है, mm कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको क्या आ रहा है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2। अच्छा, इस यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, देखो x1 प्लस x2 बाई 2 से हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है, देखो दस फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास। मैं पहले लिखता हूँ, मैं ऊपर में थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है, ऊपर में थोड़ा रफ करता हूँ, उसके बाद 10 फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, फॉर टू पार्टिकल्स
ऑफ इक्वल मास, दो पार्टिकल जो इसके इक्वल मास है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास द सेंटर ऑफ मास लाइज, द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ mass lies exactly at midway, exactly midway between them, exactly midway between them। मतलब क्या बोला देखो, अगर हमारा m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m होता है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है x1 प्लस x2/2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है सर, अगर दो पार्टिकल है, ठीक है, अगर दो पार्टिकल है या दो पार्टिकल बोला, ठीक है, दो पार्टिकल है जिसका मास इक्वल है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम, दो पार्टिकल का मिड में उसका सेंटर ऑफ मास होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, ठीक है, इफ आई टेक दिस ओके, इफ आई टेक दिस टू पेन, तो देखो तुम अगर बता सकते हो सर इस दोनों पेन को अगर ज्वाइन करते हैं, इस दोनों पेन को, इस दोनों मार्कर को हम अगर ज्वाइन करते हैं, मेरे पास अभी फिलहाल ऐसा एग्जांपल नहीं है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करके समझा पाऊँ तुमको, लेकिन तुम इसको विजुअलाइज करो। अगर इस दोनों पेन को हम ज्वाइन करते तो सर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सर एक्जैक्टली मीडियो पर होगा कि नहीं होगा, एक्जैक्टली मीडियो पर होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर इस दोनों पेन को हमने ज्वाइन कर लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्जैक्टली मीडियो पर होगा। तो यही इस फॉर्मूले से हमको ये पता चल रहा है, अगर दो पार्टिकल है और सपोज दो पार्टिकल का मास बराबर है, इफ द मास ऑफ द टू पार्टिकल्स इज इक्वल देन वी विल गेट द सेंटर ऑफ मास एक्जैक्टली एट द मिडवे बिटवीन देम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मिलेगा, दो पार्टिकल का मिडिल में, एक्जैक्टली मिडियो में मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। नाउ वी विल फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, नाउ वी विल फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। तो डायग्राम को थोड़ा बनाते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, ओके। n पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो कुछ नहीं, जस्ट तुम डायग्राम पहले देख लो। सपोज दिस इज m1, दिस इज m2 एंड यहाँ पे हमने mn ले लिया, ठीक है। तो इस यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा x1, यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा x2, और ये तक डिस्टेंस कितना होगा xn होगा, ठीक है नहीं, ओके। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मिडिल में n तक होगा, तो उसका मिडिल में कहीं पर होगा, तो उसको x लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा हम लिखते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास, लिखो कंसीडर ए पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ masses m1 m2, masses m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 अप टू n होगा ना, m3 अप टू n masses, ठीक है। और एट ए डिस्टेंस along a straight line taken as the x axis, along a straight line mn, consider particle of masses up to mn respectively लिख लो, स्टैंडर्ड हो जाएगा। along a straight line पे लिया, ठीक है, along a straight line taken as the x axis, straight line मतलब x axis लिया, taken as the x axis, इसके बाद क्या होगा देखो, then the by definition the position of the center of mass of the system, then सिंपल में लिखो center of mass of the system, center of mass of the system by definition क्या होगा center of mass of the system क्या होगा by definition क्या होगा, system of particles बोलना पड़ेगा ना, of particles थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। गिवन बाय, इसको लिखो x1 n पार्टिकल ना, m1 x1 डिस्टेंस पे है कि नहीं, m1 कितना डिस्टेंस पे, x1 डिस्टेंस पे है, प्लस m2 x2 डिस्टेंस पे है, प्लस m3 x3 डिस्टेंस पे, प्लस mn xn पे, डिवाइड बाय क्या था हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn था, ठीक है। अभी देखो इसको हम समेशन ले सकते हैं, समेशन
आई इक्वल टू 1 to n, कितना था हमारा टर्म्स, m था, n टर्म्स था, n तक हमने इसको मतलब n पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास निकल रहे हैं ना, तो i इक्वल टू 1 to n दे दिया, मतलब क्या आएगा m i x i लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय m i लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो i इक्वल टू 1 to n m i x i डिवाइड बाय i इक्वल टू 1 to n m i लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको और पता है नो समेशन i इक्वल टू 1 to n, सबको विजिबल हो रहा है ना, 1 to n एम आई इक्वल टू कैपिटल L इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये हमारा क्या था, टोटल मास ऑफ द सिस्टम था। ओके, तो वेयर x1 x2 xn आर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे लिखो x1 x2 x3 ये सब लिख लो, साइड में लिख लेता हूँ, वेयर x1 x2 xn are the distance of the particles from origin. Let me check ये आया कि नहीं आया। ओके, आया है, ठीक है। सो मैं समझा देता हूँ, फॉर एन पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, देखो m1 एक पार्टिकल है, m2 एक पार्टिकल है, सपोज यहाँ पे m3 ले लो, अब तो mn ले लो, ठीक है, mn है। ओके, सो देखो यहाँ पे डिस्टेंस x1 m3 तो डिस्टेंस क्या आएगा, x3 डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो m1 तो डिस्टेंस x1 है, m2 तो डिस्टेंस x2 है, m3 तो डिस्टेंस x3 है, mn तो डिस्टेंस xn है। ओके, तो सपोज इसका सेंटर ऑफ मास इधर पे कहीं मिडिल पे होगा, है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं मिडिल पे होगा, ठीक है, उसको हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ x, को डिनोट करते हैं x। ओके, तो देखो कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास, हमने मास का पार्टिकल लिया, कंसीडर किया m1 m2 m3 अप टू mn रेस्पेक्टिवली, कहाँ पर लिया, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, टेकन एज द x एक्सिस, इसको हम क्या लेते हैं, x एक्सिस लेते हैं, ठीक है, अलोंग द x एक्सिस। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगा, हमको बाय डेफिनेशन क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अप टू mn xn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। समझ में आया? तो देखो इसको हम क्लास में जा रहे हैं ना, जिसको हम समेशन मीन्स एडिंग, सबका हम सम करेंगे, ठीक है। तो सबका सम करेंगे, देखो i इक्वल टू 1 to n, अभी i इक्वल टू 1 to n क्या रोल प्ले कर रहा है, देखो क्या समझा रहा है, mi xi लिखा, i के जगह पर 1 तुम रखो तो क्या होगा, देखो इफ i इक्वल टू 1 m1 x1 आएगा, इफ i इक्वल टू 2 m2 x2 आएगा, इफ i इक्वल टू 3 m3 x3 आएगा, देखो। ओके, इफ i इक्वल टू n mn xn आएगा, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 mn, तो नीचे भी i इक्वल टू 1 रखो तो m1 आ जाएगा, प्लस i इक्वल टू m2 रखो तो m2 आ जाएगा, i इक्वल टू 3 रखो तो m3 आ जाएगा। लेकिन सर ये भी तो प्लस है, हमने कहाँ प्लस किया, ये समेशन का मतलब प्लस है, ये समेशन का मतलब प्लस है। ओके, तो ओके, तो देखो हम इसको अगर सेपरेट करते हैं तो i इक्वल टू 1 to n समेशन n mi xi और डिवाइड बाय i इक्वल टू 1 to n समेशन mi, ठीक है। वेयर x1 x2 and xn आर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, x1 x2 x3 x1 x2 x3 ये सब कहाँ है, ओरिजिन o से डिस्टेंस है, o से x1 m1 का डिस्टेंस, o से m2 तक x2 का डिस्टेंस, o से m3 तक x3 का डिस्टेंस, o से mn तक xn का डिस्टेंस। ओके, तो यही था हमारा सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल्स। नाउ वी विल फाइंड लास्ट वन, दैट इज सेंटर ऑफ मास फॉर 3 पार्टिकल्स इन x एंड y एक्सिस। सेंटर ऑफ मास फॉर 3 पार्टिकल्स इन x एंड y एक्सिस, x और y एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास 3 पार्टिकल का क्या होगा, उसका हम लिखते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फॉर 3 पार्टिकल्स इन x एंड y एक्सिस, तो लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 particles in x and y axis, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स इन x and y एक्सिस। ओके, x and y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो तो इसको लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, लेट द पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पार्टिकल, पोजीशन क्या होगा ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3
3 पार्टिकल्स क्या होगा x1 y1 f होगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा x2 y2 होगा। 3 पार्टिकल्स है ना, तो पहला अगर x1 y1 लिया तो नेक्स्ट x2 y2 एंड थर्ड क्या होगा x3 y3 होगा। रेस्पेक्टिवली दे देते, रेस्पेक्टिवली शॉर्टकट लिख दिया मैंने, इसको अच्छे से लिखना RES PECTIVE रेस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या लिखा देखो, लेट द मास ऑफ द पार्टिकल, मास दिया तो मास को लिखते लेट द masses of the particles be m1 m2 एंड m3। 3 पार्टिकल, तो 3 पार्टिकल का मास क्या होगा m1 m2 m3 होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स डिफाइन। सेंटर ऑफ मास क्या होगा देखो, द सेंटर ऑफ मास of the 3 particles, the center of mass of the 3 particles, the center of mass of the 3 particles is defined and located by the coordinates, is defined and located by the coordinates। कोऑर्डिनेट से समझाएंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से समझाएंगे। ओके, जिसको कैपिटल लेटर लिखा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट से समझाएंगे। इस देखो कैसे होगा एक्स और वाई में, एक्स इक्वल टर्म लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, y इक्वल टू क्या आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, अभी देखो इफ द मासेस आर इक्वल, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, अगर सब मास हमारा बराबर है तो क्या होगा देखो, x इक्वल टू क्या आएगा m, तो हमने मास बराबर कॉमन लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई m प्लस m क्या आ जाएगा 3m, तो mm कैंसिल होगा। तो अल्टीमेटली हमको फॉर्मूला ये आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट y को लिखो, मास तो सेम है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3m, mm कैंसिल, y इक्वल टू हमको मिलेगा सेम टू सेम x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। चलो, इससे हमको अभी क्या पता चल रहा है ये समझना ज़रूरी है। एक्सप्रेशन फॉर्मूला तो चाहिए, लेकिन स्टूडेंट को फॉर्मूला समझ में आता है, लेकिन फॉर्मूला तो बाय हार्ट करते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते, किसी से होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाला देखो, हमने यहाँ से एक्स और वाई निकला। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन लिखता हूँ, उसके बाद मैं तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस खाली नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पहले समझा लेता हूँ। देखो पहले मैं इसको समझाता हूँ, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लास्ट वन लाइन। ओके, लेट द पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स का कोई पोजीशन होगा। ठीक है, 3 पार्टिकल्स का पोजीशन होगा, है कि नहीं। तो इसको हमने क्या लिया, x1 y1 लिया, x1 y1, उसके बाद x2 y2 लिया एंड x3 y3 लिया। अच्छा, ठीक है, इसका हम एक प्रॉब्लम करेंगे तो उसके बाद तुमको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम एक प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो देखो, लेट द पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पार्टिकल्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 रेस्पेक्टिवली, लेट द मासेस ऑफ द पार्टिकल बी, उन लोगों का मास क्या होगा m1 m2 एंड m3 मास होगा। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल्स इज डिफाइंड बाय क्या होगा एक्स वाई, सेम सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्स वाई में कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में निकाल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स एंड वाई में अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो एक्स में क्या आ गया देखो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, और y में क्या आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, अगर इन तीनों मास इक्वल हो जाए और इसका मास m के बराबर हो जाए तो एक्सप्रेशन क्या आएगा हमको देखो,
m कॉमन लेते तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3m आएगा। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 आएगा एक फॉर्मूला। दूसरा ये तो x में आया, y में क्या आएगा, m कॉमन लेते हैं, y में पुट कर दो, m अगर तीनों में m आ जाए तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो m में सॉरी y1 आएगा ना, मिस्टेक किया, m में तो x1 नहीं आएगा, सॉरी वन मिस्टेक, ये मिस्टेक मतलब ये वैसा मिस्टेक नहीं है, ठीक है, तो मतलब थोड़ा हड़बड़ी में मिस्टेक हुआ शायद, ठीक है। तो y में क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसको हम y में सेंटर ऑफ मास निकाल के, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यही है, अगर कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, मैं इसको ऊपर में रफ करता हूँ, ऊपर में भी नहीं चाहिए, रफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला को तुमको समझना है, फॉर्मूला समझना ना, ठीक है। अच्छा पहले इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, ओके, 2 लाइन इसको लिख लेता हूँ। 10 फॉर 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, 3 पार्टिकल इक्वल मास होगा तो क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड, यही मैं बोलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड, द सेंटर ऑफ मास coincides with the centroid of the triangle formed by the particles, with the centroid of the triangle formed by the particles, FORMED, formed by the particles, मतलब 3 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, देखो सपोज यहाँ पे पार्टिकल मैंने x1 y1 लिया, a लिया, और इसमें हमने b लिया, x2 y2 लिया, और इसमें हमने c लिया, x3 y3 लिया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, सेंट्रोइड पे, ठीक है, ये मैं समझना चाहता हूँ, ओके। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा सेंटर ऑफ मास, ओके। तो समझ में आया, सपोज मतलब x का x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 का, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 का मीनिंग क्या है सर, एक कोई भी हमने यहाँ पर क्या लिया, एक सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिया, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड में जो सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंट्रोइड में जो होगा सेंटर ऑफ मास, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड में क्या बोला, देखो फॉर 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, तीनों पार्टिकल का अगर मास इक्वल हो जाए तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का सेंट्रोइड के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, जिसके वजह से कहाँ पर हमको मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिडिल में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों का मास बराबर है, ठीक है। तो तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, ओके, इस प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल को क्वेश्चन लिख के तुमको मैं समझा रहा हूँ, ओके। सो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, लास्ट मैंने जो सेंटर ऑफ मास फॉर द 3 पार्टिकल्स x एंड y में निकाला था, उसका मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो देखो एग्जांपल क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स है, हमको 3 पार्टिकल्स दिया एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका वर्टिसेस में 3 पार्टिकल्स दिया, ठीक है, तीनों पार्टिकल्स का मास निकालना है। द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स आर, देखो 100 ग्राम मास दिया, यहाँ पर 200 ग्राम मास दिया, 100 ग्राम 150 ग्राम एंड 200 ग्राम, ठीक है, 3 मास दिया, ओके, 3 मास दिया। उसके बाद हमको क्या दिया, ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर, ठीक है, ईच साइड, एक साइड कितना दिया हमको, एक साइड कितना दिया 0.5 मीटर दिया, तो एवरी साइड कितना है, एवरी साइड कितना है, एवरी साइड कितना है 0.5 मीटर, ओके। ईच साइड मतलब 3 साइड है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना साइड है, 3 साइड से, तो 3 साइड्स में से ईच साइड कितना दिया 0.5 मीटर दिया, ओके। और देन उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास, वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल्स, तीनों पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है, तीनों पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो देखो 3 पार्टिकल्स है, तो 3 पार्टिकल्स में हमने इसको x और y में हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x, तो देखो x में हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि सर ये तो एक साइड 0.5 दिया है,
तो x में 0.5 होगा और y में तो सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर y में कुछ भी नहीं है तो y हमारा 0 है, ठीक है। नेक्स्ट मिडिल पे क्या होगा सर, 0.5 का 50% कितना होता है, आधा 0.25 होगा। ये तो x में है सर, y में तो 0 है, ठीक है। इस पॉइंट पर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर तो 0 0 होगा ओरिजिन पर, ओके। नेक्स्ट सर बी पॉइंट पर चाहिए। बी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट पर सर एक साइड तो हमको 0.2 वन साइड तो हमको सर कितना आएगा, वन साइड हमको आएगा 0 कितना आएगा, वन साइड बी पॉइंट पर कितना आएगा हमारा, यस बी पॉइंट पर x कितना आएगा, x ना, x हमको कितना आएगा 0.25, क्योंकि इतना डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो इतना है, तो x कितना आएगा 0.25। हमको निकालना है सिर्फ y से, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा b पॉइंट पर, ये डिस्टेंस कितना होगा, c भी हमको निकालना है, हमको क्या निकालना, c भी निकालना है, ठीक है। तो वी नो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, देखो सो गिवन m1 इक्वल 100 ग्राम, m2 इक्वल टू 150 ग्राम, m3 इक्वल टू 200 ग्राम एंड साइड 0.5 मीटर, ओके। सो पाइथागोरस थ्योरम इज कॉल्ड hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square, yes or no। पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता चलेगा, हमको we know from the Pythagoras theorem hypotenuse square, OB is the hypotenuse, OC is the base, BC is the perpendicular। So OB square equal to OC square plus CB square, हमको चाहिए CB square equal to OB square minus OC square। OB हमको 0.5 दिया है, लेकिन नहीं OB कितना दिया, OB का डिस्टेंस कितना है, OB कितना डिस्टेंस है, x से x मतलब ओरिजिन से x तक कितना डिस्टेंस है, 0. OB एक साइड है, सॉरी OB इज वन साइड ना ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का OB वन साइड है, तो जिसका कितना दिया 0.5 होल स्क्वायर आएगा। और OC कितना दिया, OC सर दिस वन इज 0.25 होल स्क्वायर, ओके। तो 0.5 होल स्क्वायर का आएगा हमको 0.25 आएगा, और 0.25 होल स्क्वायर आएगा 0.0625, ठीक है। अब 0.25 से 0.0625 को हम माइनस करेंगे तो हमको 0.1875 आएगा, कितना आएगा 0.1875 आएगा, ठीक है। तो देखो 0.1875 हमको आ गया, तो रूट ओवर में से सी बी हम रखेंगे तो रूट ओवर 0.1875 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0.0625 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.1875 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0.0625, तुम 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0.0625 का रूट ओवर आएगा 0.25 और √3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सो नाउ वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अभी हम सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हैं, ओके। तो लेट्स सी, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ए सर 0.5, उसके बाद 0 है, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बी का क्या क्या है 0.25 और 0.25 √3, और सी का कोऑर्डिनेट सी तो नहीं है, ठीक है। सी हमारा क्या है, हमने सी क्या लेगा, लेट मी वन मिनट वेट। तो x1 x2 x2 का x1 x2, ठीक है, x1, अच्छा। तो अच्छा ऐसे लेते हैं हम, वी विल टेक लाइक दिस। सो हियर हमने यहाँ पर हम लेते हैं x1 y1, यहाँ पर लेते हैं x2 y2, और यहाँ पर हम लेंगे x3 y3। बी पॉइंट पर हम क्या लेंगे x3 y3, ठीक है। तो x1 y1 क्या क्या है 0 0 होगा, x1 y1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 होगा, ठीक है, ओके। तो ए मतलब क्या x2 y2, ठीक है। और ये बी मतलब x3 y3, ओके। नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ द x में लेते हैं, पहले x में लेते हैं सेंटर ऑफ मास। x में क्या होगा, m1 x1 से इधर 3 पार्टिकल, m2 x2 प्लस m3 x3, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके। देखो m1 का वैल्यू कितना दिया सर, m1 इज गिवन 100 ग्राम, 100। x1 कितना x1 x2 सर, x1 कितना 0 प्लस m2 कितना सर, m2 दिया 150, x2 कितना सर, x2 ये 0.5 प्लस m3 कितना सर, m3 हमको 200 दिया, 200 इंटू x3 कितना सर, x3 है 0.25
25। उसके बाद m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐड करो 100 प्लस 150 प्लस 200 तो कितना आएगा देखो 100 इंटू 0 100 इंटू 0 सॉरी 0 प्लस 150 इंटू 0.5 आधा 150 का आधा कितना 75 प्लस 200 इंटू 0.25 200 का आधा 100 आएगा 0.25 मतलब 100 का आधा 25 आएगा और नीचे कितना आएगा 100 प्लस 150 प्लस 200 200 प्लस 100 300 एंड 150 450 तो ऊपर में कितना आ रहा है 75 प्लस 25 100 बाई 450 0 0 कैंसिल 5 2 जा 10 5 9 जा 45 तो 2/9 आया हमारा सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है व्हाट आई हैव डन तो ऊपर में तो हमारा ग्राम मीटर आएगा और नीचे ग्राम तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो व्हाट आई हैव डन 75 प्लस 25 100 यस और नो समथिंग आई हैव डन रॉन्ग 100 बाय और 75 प्लस 50 यस और नो 50 आएगा ना 200 into 0.25 50 आएगा नॉट 25 ओके सॉरी 200 into 0.25 50 आएगा 2 5 10 2 4 5 5 तो 2 5 10 2 2 4 5 50 आएगा ओके तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे टोटल 125 बाई 450 कैंसिल करो इससे करेंगे 25 5 125 और 25 कितना आएगा 4 जा 100 8 जा 200 12 जा 300 16 जा 400 18 जा 450 5 by 18 सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कितना मिला 5 by 18 ठीक है मैं फिर से समझा रहा हूँ देखो फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 यहाँ पर क्यों m1 प्लस m2 प्लस m3 लिया बिकॉज देयर आर 3 पार्टिकल एंड 3 मास दिया ओके सो m1 का वैल्यू देखो 100 दिया है x1 का वैल्यू ओरिजिन में x1 में 0 है इंटू 0 प्लस m2 का वैल्यू 150 x2 में कितना वैल्यू दिया x2 में सर x2 में a वाला 0.5 प्लस m3 का वैल्यू कितना दिया 200 और x3 का वैल्यू कितना सर 0.25 तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको 5/18 आएगा ठीक है तो नेक्स्ट हम सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस में लेते हैं सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस चलो देखते हैं y एक्सिस में क्या था सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस y में m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 तो m1 कितना है m1 है 100 इंटू y1 कितना y1 सर 0 प्लस m2 कितना m2 है 150 इंटू y2 कितना सर y2 है y2 कितना है y2 0 है ओके प्लस m3 कितना है सर m3 है 200 इंटू y3 कितना है सर 0.25 √3 डिवाइड बाई फॉर m1 प्लस m2 प्लस m3 100 प्लस 150 प्लस 200 नीचे आएगा ग्राम ऊपर में आएगा ग्राम मीटर ठीक है ऊपर में क्या आएगा ग्राम इंटू मीटर क्योंकि सर मास का ग्राम आएगा और y का तो डिस्टेंस का मीटर है ठीक है तो इसमें हमारा कैलकुलेशन क्या होगा देखो ऊपर में तो सब 0 हो जाएगा और ये 200 0.25 मतलब 50 √3 आता है और नीचे कितना आता है 450 तो ग्राम कैंसिल सिर्फ मीटर रहेगा ठीक है ओके ना 50/450 से फिर से तुम 100 कैंसिल कर दो और 59 काट दो इसको तो कितना आएगा √3/9 तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 into 3 लिख सकते हैं मतलब मीन्स 3 into 3 9 होगा तो √3 से 3 को कैंसिल कर दो √3 से √3 3 आएगा 1/3 √3 तुम्हारा आ जाएगा y में मीटर में ठीक है दिस इज सेंटर ऑफ मास अलोंग इन y एक्सिस ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओके मैं फिर से समझा रहा हूँ y इक्वल m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 तो m1 तो 100 है y1 0 है यहाँ पे m2 तो 150 है y2 0 है m3 तो 200 है और y3 0.25 √3 ग्राम मीटर
और नीचे 100 प्लस 150 प्लस 200, सो यू विल गेट 50√3/450, तो 0 कैंसिल, 5 9 45, सो √3/9 डेट इज √3, 3 इंटू 3, 3 इंटू √3 3 आएगा, सो 1/3 मीटर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर तुम लोगों को क्लास समझ में आया तो कमेंट जरूर करके बताना सर यस वी हैव अंडरस्टूड। अगर कुछ डाउट भी रहता है फिर भी तुम 100% डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं तुम्हारा डाउट का रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। और कुछ भी क्लास चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताना, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल तुम्हारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स में यहाँ पे तुम लोगों को अपलोड करूँगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स कोई भी बोर्ड का, उसका इसका नोट्स और कॉन्सेप्ट तुम यूज़ कर सकते हो कोई भी एग्जाम में, या फिर बोर्ड में, ओके, या फिर तुम्हारा स्कूल का एग्जाम में, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।